हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं आपका स्वागत करता हूं द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। और आज हमारे सामने एक ऐसे ही रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरो उपस्थित है। इन्होंने मार्केट में शुरुआत की थी 2008 से और एक छोटे से अमाउंट 10,000 रुपये के अमाउंट से शुरुआत करके ये आज इन्होंने 4 करोड़ रुपए तक का सफ़र तय किया है। तो ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया और ये सफ़र के बारे में जब ये बताएंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे कि ये सफ़र इन्होंने सिर्फ डे ट्रेडिंग करके ही हासिल किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये सफ़र कैसे तय किया इन्होंने और आप एज व्यूअर्स हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम हिम। तो इस शो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे साथ आज बैठे हैं राजेंद्र पालीवाल जी। इन्होंने मार्केट्स में काफ़ी यंग एज में शुरू किया था और 2009 में ये एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम करते थे और फिर इवेंचुअली इन्होंने सैमको की इंडियन ट्रेडिंग लीग में पार्टिसिपेट किया एंड ही वाज आल्सो अमॉन्ग्स द विनर्स एंड फ्रॉम देयर हिज जर्नी स्टार्टेड। और ये आज हमारे सामने उपस्थित है। इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, इनका मार्केट में जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए आए हैं। सो राजेंद्र जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो आपने 2008 में शुरुआत की, तब आपने अपने कुछ दोस्तों से और अपने कुछ रिश्तेदारों से कहानियां सुनी थी लोगों की कि जिन्होंने 2004 से 8 की तेज़ी में पैसा बनाया। तो इन कहानियों ने आपको कैसे प्रभावित किया? जब मैं मार्केट में आया शुरुआत में तो 2008 में मेरा स्टार्टिंग किया था। तो स्टार्टिंग मेरा ऐसे हुआ कि जब हम दोस्त साथ में बैठते थे तो वो मार्केट के बारे में डिस्कस करते थे। तो मार्केट में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ और स्टॉक मार्केट के प्राइस जो रेट है, स्टॉक के रेट से जो इतना ऊपर गए, तो फिर मुझे भी एक ये हुआ कि अपन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते। तो फिर मैंने उसे कहा कि मेरा भी एक डीमैट अकाउंट खोल दे जहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मैंने भी एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया जहाँ पे उनका था वो फॉर्म में, और बाद में छोटे अमाउंट से एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया 2009 से। ओके। तो ये शुरू में तो आप कैश मार्केट में ही ट्रेडिंग करते थे, फिर लेटर ऑन आपने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना शुरू किया, नहीं? पहला 1-1.5 साल मुझे कैश मार्केट के बारे में पता था। फ्यूचर ऑप्शन ये क्या होता है ये कुछ पता नहीं था। और कैश मार्केट में भी मैं जितना पैसा था उतना ही ट्रेड करता था। यानी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपीज़ है तो 5,000 में जितने स्टॉक्स आते उतना ही बाय करके रखता था। अच्छा। बाद में मुझे बाकी चीज़ों के बारे में पता चला। ओके। तो ये कैश मार्केट में ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये है कि आपका जो लॉस है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, और फ्यूचर्स में ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये आपको मिल सकता है कि आप लेवरेज पे ट्रेड करते हो। तो आप इवन दो अगर आपके पास 5,000 रुपये ही है बट आप 50,000 रुपये की पोजीशन ले सकते हो। तो आई एम श्योर कि आपने जब फ्यूचर से इंट्रोड्यूस हुए तब आपने ये लेवरेज का भी बेनिफिट लिया होगा और उसी से आपने इतना बड़ा कैपिटल बनाया आपका। जब मैंने फ्यूचर में या लेवरेज ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब मुझे शुरुआत में कुछ दिनों में तो लॉस ही हुआ, कुछ दिन या कुछ साल भी बोल सकते हो। लेकिन एक है क्या, मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था क्या, जो कि लेवरेज में अपन प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं उसमें। यानी कि जितना अपने को मल्टीपल में 10 टाइम में लेवरेज मिलता है, अगर उसका 1% भी प्रॉफिट होता है तो वो अमाउंट बहुत बड़ी होती है। तो अगर ये अपन इसको सक्सेसिव इसमें कन्वर्ट करें तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है उसमें, और जो कि आपने डेफिनेटली किया भी है। जो कि आपकी जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो काफ़ी छोटा था, 5-10 रुपये से शुरू करके आपने 4 करोड़ रुपए तक का एक ट्रेडिंग कैपिटल बना लिया अभी। तो
आपने जब ये शुरू किया था ट्रेडिंग करना, तब आपके परिवार वालों ने आपको क्या कहा? वो लोग का क्या व्यू था इसके ऊपर? शुरुआत में तो मेरे घर वालों को पता था कि मेरा स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मुझे हमेशा कहते थे कि स्टॉक मार्केट छोड़ के सीए की जो पढ़ाई कर रहा हूँ उस पर ध्यान दे, तो उसी के बारे में बात करते थे। लेकिन मैं जो है वो मेरा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग है वो साइड बाय साइड चालू ही रखा था। मीन्स ऐसा एक भी दिन नहीं था कि मैं मार्केट के मूवमेंट को ट्रैक ना करूँ। तो घर वालों को तो उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ करके। तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला हिसाब था कि आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे थे और प्रॉफिट भी बना रहे थे, तो घर वालों को तो खास करके कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। हाँ, शुरुआती कुछ चीज़ों में प्रॉफिट तो कह नहीं सकते बनाए, लेकिन एक है क्या उसमें सीखने को भी मिला, लेकिन कैपिटल भी कुछ जाने को नहीं था। जैसे कि मैंने बहुत स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट किया था ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एवरी ईयर मेरे पास जो मनी सेविंग होती थी मेरे पार्ट टाइम जॉब करके या कुछ सेविंग करके, तो वो ही मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करता था। मीन्स घर वालों से कुछ अलग से कुछ मनी नहीं लिया था कि मुझे बिजनेस करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए करके। तो ये बहुत सारे लोगों में देखा है। जैसे इसके पहले हमने मिस्टर जिमित मोदी के भी इंटरव्यू में हमने देखा था कि उन्होंने काफ़ी यंग एज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 14 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। और हमारे सामने राजेंद्र जी भी है जिन्होंने काफ़ी यंग एज से अपनी पर्सनल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो थे उन्हें लगा के मार्केट में पैसा बनाया। तो ये शुरू करते वक्त तो आपने जो आपकी टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस था उसमें से जो भी छोटा मोटा अमाउंट मिलती थी वही आपने मार्केट में लगाया। फिर आपने इस कैपिटल पूल को कैसे ग्रो किया? बाद में जो 2009 से लेके कुछ 4-5 सालों तक मेरा जो था वो समझो एक लर्निंग पीरियड था। उसमें जो है प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं होगा या लॉस ही हुआ होगा, लेकिन बाद में जो है वो जो मार्केट में सारी चीज़ें जो मैंने सीखी 2009 से 2015 तक, तो वो सारी चीज़ें मार्केट से जो भी मैंने सीखी वो मैं बाद में उसको जहाँ पे भी मेरी मिस्टेक होती थी उसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखते गया। और बाद में 2016 से प्रॉफिट ही करने लगा। अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया आपने। तो ये 2009 से जो 2014 का पीरियड था जिसको आप लर्निंग फेज बोलते हो, तो ये लर्निंग फेज में ऐसी कुछ एक आध बात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि जो आपने तभी सीखी और वो आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये अभी भी हेल्पफुल हो रही है? पहले कुछ सालों में मैं जब ट्रेड करता था ना तब कुछ देखता नहीं था, ना चार्ट, ना टेक्निकल, ना फंडामेंटल। जैसे कोई स्टॉक गिरा है तो उसको बाय कर लेता था, कोई स्टॉक ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको सेल कर देता था, या कुछ रीज़न नहीं होता था ट्रेड लेने के पीछे, सिर्फ बाय करना है या सेल करना है, सिर्फ इतना ही रहता या था। कभी किसी दोस्तों से टिप मिल गई तो उसी पे ट्रेड कर लिया, ऐसा कुछ करते थे कि खुद से ही कर लेते थे? नहीं, टिप पे तो कभी ट्रेड नहीं किया। अच्छा। लेकिन खुद से ही दिखा आज ये स्टॉक बहुत गिर गया है तो ले लिया। तो बेसिकली वो अंधेरे में तीर मारने जैसा ये हो गया कि कुछ दिखा, अच्छा लगा, मूव कर रहा है तो बाय कर लिया या सेल कर लिया। हाँ, वैसे कह सकते हो आप। ओके। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग के बारे में। अब राजेंद्र जी इंडियन ट्रेडिंग लीग के विनर रह चुके हैं और 2015 में जब सैमको ने ये शुरुआत की तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रोकरेज टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव, जहाँ पे हमने ट्रेडिंग रिलेटेड चैम्पियनशिप शुरू की थी और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इससे काफ़ी लोगों की अगर कह सकते हैं कि लाइफ चेंज भी हो गई। और राजेंद्र जी भी उनमें से एक है जिन्होंने पहले से ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन इंडियन ट्रेडिंग लीग में पार्टिसिपेट करने के बाद इन्हें बाकी सब लोगों का परफॉर्मेंस देखने मिला और उससे अपने आप को मेजर कर पाए और वहाँ से आगे बढ़ पाए। तो राजेंद्र जी, आपका इंडियन ट्रेडिंग लीग के बारे में क्या अनुभव रहा है? आपको ये इंडियन ट्रेडिंग लीग ने कैसे हेल्प किया? हाँ, इंडियन ट्रेडिंग लीग में एक समझता था क्या उसमें दूसरा जो पर्सन है
वो 1 वीक में, 1 मंथ में या 1 ईयर में कितना रिटर्न कमा रहा है वो कैपिटल पे। तो उसका एक आइडिया आता था कि वो इतना कर सकता है, तो अपन भी उतना कर सकते हैं क्या। तो एक ये रहता है क्या, वहाँ तक पहुँचने का अपन ने भी ये तो करना एक चाहिए, ट्राई गोल करना मिल गया चाहिए। आपको कि अगर और कोई अगर कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। हाँ। ये तो यही चीज आप दर्शकों को भी काम में आ सकती है कि इफ यू सेट योर टारगेट्स, अगर आप अपने भी एक टारगेट्स बना लो तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ, वैसे कह सकते हो आप। तो राजेंद्र जी, अब हमें आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। अब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे दर्शक भी फॉलो कर सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं। डे ट्रेडिंग करते वक्त 3 से 4 चीज़ें जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है। पहली तो है स्टॉक सिलेक्शन, यानी कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके। कॉल ऑप्शन डेटा, मीन्स कॉल ऑप्शन डेटा कौन से स्ट्राइक पे क्या बन रहा है। ओके। प्राइस मूवमेंट, मीन्स प्राइस का एक्शन कौन से स्टॉक में कहाँ पे कैसे हो रहा है। अच्छा। 4 इज स्क्रीन ट्रेडिंग। स्क्रीन ट्रेडिंग मीन्स मार्केट कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे सस्टेन कर रहा है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मीन्स दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं मार्केट में। ओके, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने एक ही इसमें कवर किया। अब हम एक एक चीज़ को लेकर समझते हैं कि एग्जैक्टली आप इसमें क्या देखते हो और लोगों को भी क्या देखना चाहिए। तो अभी सबसे पहली चीज़ आपने कही है स्टॉक सिलेक्शन। तो ये स्टॉक सिलेक्शन क्यों इतना ज़रूरी है और स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन में मार्केट में तो डेली बहुत सारे स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, लेकिन हमें कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए, हमें किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए कुछ चीज़ें, जैसे कि पहली तो है प्री ओपन सेशन में टॉप गेनर लूजर, किसी स्टॉक में न्यूज़ है क्या कुछ, उसका प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है उसमें, मीन्स वो कहाँ पे खुल रहा है प्री ओपन में, कहाँ पे सेटल हो रहा है। और उसके बाद में उसमें कुछ रिपोर्ट्स है क्या ब्रोकरेज के आए हुए, अपग्रेड या डाउनग्रेड, ये सारी चीज़ें। सो ये 4-5 चीज़ें का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो ये इस स्टॉक्स का कुछ नंबर स्पेसिफिक है कि इतने ही स्टॉक्स आप अपनी स्क्रीन पे रखते हो या इतनी स्पेसिफिक स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ऐसा कुछ नंबर या स्पेसिफिक कुछ है। नंबर नहीं है, समझो वो दिन में 7 से 8 स्टॉक में ऐसे न्यूज़ या कुछ होगा, तो 7 से 8 स्टॉक निकलते और उसके बाद में जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट है मिलेगा तो वो 1 या 2 स्टॉक में ट्रेड करते हैं उस दिन के लिए। अच्छा, तो आप हर एक दिन के लिए नया स्टॉक ढूंढते हो। हाँ, वरना नॉर्मली बहुत सारे ट्रेडर्स का एक फिक्स रहता है कि 10-20 स्टॉक्स जो हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है वो निकाल के रख दिए और फिर उसी में लेवल्स निकाल के फिर ट्रेडिंग करते हैं, बट आपका वैसा नहीं है। डेली एक ही स्टॉक उतना रिटर्न नहीं देता है। अच्छा। जैसे आप कोई भी XYZ स्क्रिप्ट ले लोगे तो डेली 10% मूवमेंट नहीं देगी, वो 1-2 दिन कुछ न्यूज़ या कुछ स्पेसिफिक प्राइस मूवमेंट देगी किसी रीज़न की वजह से, लेकिन बाद में वो सेटल होने के बाद कुछ दिनों तक 1-2% के रेंज में ही रहता है, तो आप उसमें ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते इंट्राडे में। तो अभी इसके अलावा आपने ऑप्शंस डेटा की भी बात की, तो अभी ऑप्शंस डेटा में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो। ऑप्शन डेटा में आप अगर स्टॉक फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर, इन तीनों का जो ऑप्शन डेटा होता है, इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है, तो इसमें वीकली हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कितना पोजीशन बनता है कॉल में और पुट में। ओके। वो सारा डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, मीन्स कितना कॉल में राइटिंग हो रहा है कौन से लेवल पे, और पुट में कौन से लेवल पे कितना राइटिंग हो रहा है, ये सब। तो दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये एक्चुअली क्या होता है। तो कॉल राइटिंग में बेसिकली ऑप्शन मार्केट में जो सेलर्स होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट पीपल एंड दे आर पीपल विथ डीप पॉकेट्स। तो अगर एक कॉल राइटर या पुट राइटर अगर ये ऑप्शन बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना जो एक सटीक अनुमान लगा रहे हैं और दे आर विलिंग टू रिस्क देयर कैपिटल। तो अगर उन्होंने एक सर्टेन लेवल पे मान लीजिए कि बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है
तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बाजार उस लेवल के ऊपर जाएगा। और अगर उन्होंने सिमिलरली पुट राइटिंग भी की है, पुट्स बेचे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट वो पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाए। तो राजेंद्र जी, ये जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डेटा देखते हैं तो उसमें वो वही देखते हैं कि मार्केट की रेंज क्या रहेगी, और ये जो कॉल और पुट राइटिंग है ये प्रोफेशनल्स कह लीजिए या एक्सपीरियंस ट्रेडर कह लीजिए या स्मार्ट ट्रेडर्स कह लीजिए, ये राइटिंग करते, तो इससे काफ़ी सारा अंदाज़ा लग सकता है, नहीं? यस। तो इसमें अभी आप कॉल और पुट राइटिंग का कुछ एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जहाँ पे आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का डेटा देख के आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प हुआ या एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना? अभी वीकली जो एक्सपायरी होता है तो इसमें हर वीक में ऐसा डेटा बनता है कि मार्केट आपको हर वीक में एक अपॉर्चुनिटी तो देता ही है, कौन से भी साइड। सिर्फ एक है कि आपको डेटा रीड करते आना चाहिए। ओके। जैसे कि समझो निफ्टी 14,000 के लेवल पे, और 14,000 के लेवल पे समझो एक्सट्रीम कॉल राइटिंग है, और निफ्टी जब उसके ऊपर 50 पॉइंट ऊपर सस्टेन करता है तो वो कॉल राइटर जो है वो लॉस में रहते हैं, तो उनको जो अपनी पोजीशन है वो कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर उनको अनलिमिटेड लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वही मार्केट को और 100-200 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में देते, और सेम थिंग पुट में डाउन साइड को होती है। ओके। तो ये जो राजेंद्र जी बात कर रहे हैं वो बेसिकली बात कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग या पुट कवरिंग की, कि जहाँ पे अगर मार्केट वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकल गया और वहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है, और मान लीजिए कि अगर वो लेवल बहुत ही ज़्यादा उस लेवल पे अगर राइटिंग हुई है, तो ये सारे लोग एक साथ मिल करके अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करने आएंगे, और इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट में एक फर्दर मोमेंटम सस्टेन करेगा। तो ये हाल ही के दिनों में हमने ये काफ़ी बार देखा है कि मार्केट में बहुत लोग शॉर्ट थे और लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि बाज़ार ऊपर इतना नहीं जाएगा, लेकिन बाज़ार तो खींचता ही गया, और ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी बहुत सारा ये मोमेंटम आगे लंबा चलता रहा। यस। तो आगे अभी आपने ये बताया कि आप स्क्रीन रीडिंग भी करते हैं, तो स्क्रीन रीडिंग में आप क्या देखते हो? स्क्रीन रीडिंग में ये देखना जरूरी है कि मार्केट खुलने के बाद इंडेक्स या स्टॉक कौन से प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या। XYZ निफ्टी समझो आज के लेवल पे 14,000 पे खुला, तो अगला आधा घंटा वो 14,050 की ओर जा रहा है क्या। अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो 14,100 के ऊपर जा रहा है क्या, या अगर 14,000 पे खुल के वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है क्या। तो आपको वो स्क्रीन से ही समझता है कि अब अगले आधे घंटे में मार्केट कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स ऊपर जाने का फोर्स ज़्यादा है या नीचे आने का ज़्यादा है। तो राजेंद्र जी, आपने हमें कुछ चीज़ें बताई है जो आप डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो, उसमें से हमने ऑप्शंस डेटा और स्क्रीन रीडिंग विस्तार से देखा है। अब इसके अलावा आप प्राइस एक्शन भी देखते हो, तो प्राइस एक्शन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हो? प्राइस एक्शन में जो है वो जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में 52 वीक हाई या 52 वीक लो टच किया है क्या, या अगर ट्रेंड है किसी स्टॉक में, आप ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, जैसे वो सुबह 9:15 को ओपन हुआ लेकिन 9:15 से एवरी आवर वो हायर हाई मार रहा है, तो फिर उसमें पूरा दिन ट्रेंडिंग साइड में मूवमेंट रहता है, मीन्स वो आपको 3:15 को डे के हाई पे क्लोज देगा। और सेम अगर ट्रेंड नीचे की तरह रहा तो वो 9:15 से लेके 3:15 तक डे लो पे क्लोजिंग देगा। उसके बाद में वॉल्यूम उसमें कितना है, अगर वो वॉल्यूम के साथ में उसमें ब्रेकआउट आता है 52 का या लो के ऊपर, तो आराम से वो 10 से 15% का मूवमेंट वो साइड में ट्रेंडिंग देता ही है ऑलवेज, अगर वो सस्टेन करता है तो। और इसमें आप कभी कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हो, मीन्स ये आपको स्क्रीन देख के पता लगाना पड़ता है कि उस दिन क्या ट्रेड लेना है। मीन्स कभी कभी स्टॉक एक आधे लेवल पे जाता है 52 वीक हाई या लो पे, लेकिन वहाँ से रिवर्स भी हो जाता है, तो फिर आपको ट्रेंडिंग ट्रेड लेना है क्या या कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है क्या, ये सब मार्केट खुलने के बाद स्क्रीन देख के डिसाइड करते हैं। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड अगर जब लेना हो तो
क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रख सकते हैं कि ये एक्चुअल में इस पर्टिकुलर स्टॉक का टॉप बन गया और ये यहाँ से ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा, तो जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी बार ये ट्रैप में आ जाते हैं कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट आया और ऊपर खुला, बट बहुत बार हमने ये देखा है कि स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता है, मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए क्या देखना चाहिए? उसके लिए तो उसको थोड़ी देर वॉच करना चाहिए खुलने के बाद, कि वो ले जो ब्रेकआउट वाला है, ब्रेकडाउन वाला लेवल है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है क्या। ओके। अगर वो ब्रेकआउट दिया है, अगर वो होल्ड किया है, तो उसमें कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन वो ब्रेकआउट लेवल पे है, लेकिन वहाँ से उसके ऊपर जाने को उसको रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप वहाँ पे एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं। ओके। तो इसमें अभी आपने ये एक बात कही थी कि 9:15 से जब स्टार्ट होता है और 3:30 तक सस्टेन ही करता है, तो बहुत सारे लोग और ट्रेडर मुझे ये भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक पोजीशन। तो आपका ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिन के दौरान सबसे ज़्यादा कब पोजीशन लेते हो, या कौन सी पोजीशंस आपको ज़्यादा प्रॉफिट देती है? ऐसा टाइम आप डिसाइड करके पहले से नहीं चल सकते मार्केट में। कभी कभी मार्केट में आपको पहले 1 घंटे में ट्रेड मिल जाता है, कभी कभी आपको दोपहर में ट्रेड मिलता है, या कभी कभी लास्ट 1 आवर में मिलता है। तो डिपेंड उस दिन मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। तो राजेंद्र जी, ये पूरा जो हमारा ट्रेडिंग सेशन रहता है ये 375 मिनट्स का रहता है, तो ये 375 मिनट स्क्रीन के सामने नज़र गड़ाए रखना काफ़ी मुश्किल होता होगा, तो आप इसको कैसे आसान बनाते हो? देखिए, पूरा दिन मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन हम बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेते हैं, या कुछ 2-4 महीने में कुछ हॉलीडेज़ भी लेते हैं, तो थोड़ा फ्री टाइम निकाल लेते मार्केट में से। तो राजेंद्र जी, आपने जो 3-4 चीज़ें बताई उसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप क्या देखते हो और इससे क्या लोगों को सीख लेनी चाहिए? ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। समझो निफ्टी है, निफ्टी अभी रिसेंट डेज में 12,500 का हाई के ऊपर निकला था, तो वहाँ से हायर हाई मार रहा है। तो जब मार्केट ऑलवेज एक टॉप बनाता है, उसके बाद में एक छोटा सा ही करेक्शन आता है, तो मार्केट वापस से बाउंस बैक करता है, क्योंकि उसमें जो भी शॉर्ट सेलर है तो वो जो है वो हर एक लेवल पे ट्रैप हो चुका है। यानी आज निफ्टी अगर ये लेवल पे है, तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट किया हुआ है टॉप नीचे कौन से भी लेवल पे, तो वो लॉस में ही है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तो एक लेवल पे शॉर्ट सेलर मार्केट को सपोर्ट देने आ जाता है और वही मार्केट को ऊपर लेके जाती। और ये चीज़ सेम स्टॉक में भी हो सकती है, जब लॉन्ग बनते तब या शॉर्ट बनते तब, मीन्स नीचे जाता है स्टॉक तभी भी और ऊपर जाता है तभी भी। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि आपको अपने एंगल से नहीं, सामने वाले के एंगल से भी सोचना है। अगर आप लॉन्ग है तो आप अपने ही एंगल से सोचते रहेंगे, बट आपको ये भी अंदाज़ा लगाना है कि सामने अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो शॉर्ट सेलर इस वक्त क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और उसके हिसाब से आप अपनी पोजिशंस को चेंज कर सकते हो। यस, और दोनों साइड ये मीन्स आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड सेम एंगल से सोच सकते हो। तो एक कोई स्टॉक का एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने यूज़ की और आपको हेल्प किया हो? स्टॉक में भी अभी रिसेंट डेज में बहुत सारे स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट आया था। एक आप SBI का भी एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें 350-360 के लेवल पे ब्रेकआउट आया, रिजल्ट आने के बाद ऑल टाइम हाई बनाया और गैप के साथ खुला, 10% के गैप के साथ खुल गया था। यस, 410 तक गया। सेम ICICI बैंक का भी पैटर्न था। ICICI बैंक भी 550 के ऊपर 620-30 तक आया। तो इसमें ये जब स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया, तो इन स्टॉक्स में जैसे जो नीचे के लेवल पे शॉर्ट सेलर्स है वो ट्रैप हो चुके होंगे, और जैसे ही थोड़ा भी करेक्शन आता है इन सारे स्टॉक्स में, तो वैसे ही वापस स्टॉक्स बाउंस बैक हो जाते हैं। तो दिस कुड बी अ गुड थिंग टू लुक आउट फॉर। यस, और इसमें कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं भी। जैसे अगर स्टॉक में पहले ही गैप अप हो गया ब्रेकआउट के साथ, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो आपको सिर्फ मार्केट में देखना भी है कि आपको कब रिस्क लेनी है या कब ट्रेड लेना है। बराबर।
तो ये एक्चुअली ये दिस इज नॉट अ एकदम परफेक्ट स्ट्रेटजी, बट दिस इज अ गुड थिंग टू कीप इन माइंड, स्पेशली व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर वॉच लिस्ट फॉर डे ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो ये आपको वॉच लिस्ट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा कि जहाँ पे शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, या अगर मान लीजिए कुछ रिजल्ट आया और वो ऐसा एकदम एक्सेप्शनल रिजल्ट है जैसा कि SBI के केस में था, तो वैसे टाइम पे ये लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स बनना काफ़ी आसान तरीके से आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड्स मिल जाएंगे जहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और फिर स्टॉक रन अप कर रहा है। यस, और जो भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की वो सारी चीज़ें भी वो ट्रेड लेते वक्त अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये डे ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये बहुत सारी चीज़ें का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में बिठा के फिर एक ट्रेड बनता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है वो है कि स्पीड। तो आपकी स्पीड भी काफ़ी जल्दी होनी चाहिए, ना सिर्फ आपके जो आप टर्मिनल पे आपके ट्रेड्स पंच कर रहे हो, बट आपका थिंकिंग भी फास्ट होना चाहिए। तो आप कैसे ये पूरा प्रोसेस और एनालिसिस करते हो? मार्केट में अभी डेली ट्रेड कर करके उसकी आदत सी हो गई है, मीन्स ट्रेड लेने की, और स्पीड भी वैसे हो गई है। ओके, तो अभी आप नए ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या राय होगी? उन्हें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? पहला तो है कि जितना कम से कम कैपिटल लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट करे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर सीखते वक्त नुकसान भी हो गया या लॉस भी हो गया तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। अगर आप बड़े कैपिटल से स्टार्ट करते हो और अगर वो वाइप आउट हो जाता है तो आपके पास वापस से कैपिटल लगाने को रहेगा नहीं, या आप मार्केट में वापस आओगे ही नहीं। सेकेंड थिंग, जो भी आप ट्रेड लो तो ऑलवेज स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे कौन से भी साइड में तो आपके लॉसेस अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। थर्ड थिंग कि जो भी आप ट्रेड लो उसमें लॉस कम और प्रॉफिट बड़ा बुक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये में चीज़ ली, 98 का स्टॉप लॉस लगाया ना 102 का टारगेट पे बुक कर लिया। अगर वो 105 या 107 जाती रही तो आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करते आना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका ऑलवेज 1 से 2% का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो राजेंद्र जी, अब हम अपने शो के एंड पे आ चुके हैं। अब हमारे शो में हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपसे भी शुरुआत करते हैं। तो मार्केट तो सबका गुरु है ही है, आपका गुरु मार्केट में कौन है? अनिल सिंघवी जी, क्योंकि जब से मैं मार्केट में आया था, जब से मैंने मार्केट देखना स्टार्ट किया तो डेली में न्यूज़ देखता था, तो वो जिस तरह से एनालिसिस करके डेटा बताते थे तो उससे मुझे सीखने को बहुत आसानी हुई। अच्छा, तो अभी आपके लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था? जिस दिन मैंने पहली बार 5 लाख का लेवल क्रॉस किया था मार्केट में, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो आपके लिए काफ़ी एक बड़ा माइलस्टोन हुआ रहेगा कि एक छोटे से अमाउंट से शुरू करके जब आदमी खुद का ट्रेडिंग करके 5 लाख रुपए बना लेता तो एक खुद में एक बहुत अच्छा मोटिवेशन और एक फील गुड फैक्टर आता है। यस, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी थी मेरे लिए तब के 5 लाख की। वो एक्चुअली ये एक जीवन का एक बड़ा ही अलग ये एक अनुभव है कि जो 0 से या एक 10,000 से 5 लाख की जर्नी है, उसका जो आनंद आता है वो एक अलग ही आनंद है, और 5 लाख से 4 करोड़ वाला एक आनंद है वो अलग है। जो 5 लाख वाली जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग रहती है, 0 से या बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू करके 5 लाख तक पहुंचना। हाँ, तो राजेंद्र जी, अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो जीवन का ऐसा क्या सिद्धांत है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज दैट वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? पहला तो वेल्थ के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा जो पैसा हम कमाते वो खर्च भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसका यूज़ नहीं रहेगा। बराबर। मैं तो हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं घूमने जाता ही हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका राजेंद्र जी, आपका समय हमें देने के लिए। आप नासिक से खास हमारे लिए मुंबई तक आए हो, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के अपनी जो स्ट्रैटेजीज या अपना जो एक पूरा जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक यू। थैंक यू अपूर्व।
आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया इसलिए, और मैं आशा करता हूँ कि इस शो से हमारे व्यूअर्स को अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। तो राजेंद्र जी से इस बातचीत में हमने जाना कि कैसे उन्होंने एक छोटे से कैपिटल से शुरू करके डे ट्रेडिंग के जरिए 4 करोड़ रुपए तक का सफ़र तय किया। अगर आप में मेहनत और लगन हो तो आप भी इनके जैसे अच्छे डे ट्रेडर बन सकते हो। इसके अलावा हमने जाना कि कैसे वो डे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें वो ऑप्शन डेटा, प्राइस एक्शन, स्क्रीन रीडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इनकी स्टोरी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। इस एपिसोड को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। To remain in your circle of competence, if you know what you understand, then that is where if you focus on that, then you will become a super normal investor. So I see many companies overseas, they almost put 10% of the revenue on research and development.